Hello everyone, guys. Myself Ashwini Triple S, and you are watching me on ABC Biology World. और guys, मैं आपके लिए लेके आया हूं 10 का दम सीरीज। बायोलॉजी के अंदर अच्छा स्कोर करने के लिए कि आप लोग 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सके, इसके लिए हमें एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड पढ़ना होता है। तो इस 10 का दम सीरीज में यही हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। देखिए क्या सीन रहेगा। आपके सामने ऐसे 10 लाइनें होंगी, 10 पॉइंट होंगे, और गाइज ये लाइंस डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाई गई है। इन्हीं लाइनों से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब की बार ये स्पेशली फॉर नीट 2024 के लिए है, पर ये इस वीडियो का जो भी कंटेंट होगा ये फर्दर आने वाले टाइम में भी वर्क करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। और ये है हमारी 10 का दम की पहली वीडियो, जिसके अंदर पहला पॉइंट है पोलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल 25 से 50 नैनोमीटर इन डायमीटर। उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके इन 10 लाइनों को, इन 10 लाइनों को आप ये एग्जामिन कर सकते हैं कि कौन सी लाइन इनमें से सही है, कौन सी गलत है। पहला पॉइंट, इनमें से प्रत्येक लाइन को पहचानिए कौन सी सही है, कौन सी गलत है। ठीक है, फिर जो लाइन जहां से गलत है उसको सही कीजिए। ठीक है, ये 10 पॉइंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। करीबन 5 से 7 क्वेश्चन यहां से पूछ लेते हैं। ठीक है, बताइए भाई। और इन क्वेश्चंस, ये जो लाइनें हैं, इनको हम करेक्ट करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको लिंक भी बताऊंगा कि कैसे आपको बायोलॉजी में लिंक करना है एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से। ठीक है, तो पोलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल 25 से 50 नैनोमीटर इन डायमीटर। अगर एक भी वर्ड गलत है तो मैं उस लाइन को गलत मानूंगा। ठीक है, ओके, बताओ क्या ये सही है? नहीं, ये लाइन है गलत। कैसे सही होगी? पोलन ग्रेन जनरली स्फेरिकल, गोल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ओके, इनका डायमीटर जो होता है वो 25 से 50 होता है, बट नैनोमीटर में नहीं होता, माइक्रोमीटर में होता है। 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, म्यूएम, माइक्रोमीटर इन डायामीटर। यहां पे इससे रिलेटेड बात क्या है खास, कि जो भी पोलन ग्रेन होते हैं इंडिविजुअल स्पीसीज के लिए अलग अलग होते हैं, शेप में, साइज में और आर्किटेक्चर, बनावट में। कोई नुकीले होंगे बाहर से, किसी में किसी प्रकार की शेप होगी। ठीक है, हर स्पीसीज के लिए पोलन ग्रेन अलग अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पोलन ग्रेन होते हैं ये फिंगरप्रिंट का काम करेंगे फॉर ए पार्टिकुलर स्पीसीज। ठीक है, और ये डायामीटर में 25 से 50 माइक्रोमीटर के होते हैं। ठीक है, अब ये लाइन करेक्ट हो, नैनोमीटर की जगह माइक्रोमीटर जस्ट, और यहां डायामीटर में है, नोट रेडियस। ठीक है, जनरली ये स्फेरिकल होते हैं। कौन? पोलन ग्रेन। इस तरीके से हमारा पहला पॉइंट समाप्त। चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। बताइए, हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ पैक्टिन। ये क्या सीन है भाई? पोलन ग्रेन की 2 लेयर है। पोलन ग्रेन में जनरली 2 लेयर होती है। आउटर लेयर होती है एक्जाइन, इनर लेयर होती है इंटाइन। ठीक है, अब जो आपकी आउटर लेयर एक्जाइन होती है, क्या वो पैक्टिन से बनी होती है क्या? बताओ। नो, आउटर लेयर बनती है स्पोरोपोलेनिन से, स्पोरोपोलेनिन से, और आउटर लेयर जो होती है ये हार्ड होती है, ध्यान रखना। ठीक है, अब स्पोरोपोलेनिन से बने होने का क्या फायदा होता है पोलन ग्रेन को? पोलन ग्रेन ड्यू टू दिस स्पोरोपोलेनिन लंबे समय तक वायबल रह सकता है, ध्यान रखना, और ये बाहर डिग्रेड भी नहीं होगा। ये लंबे समय तक, यहां पे कहने का मतलब ये है कि कोई भी एसिड अल्कली के कांटेक्ट में अगर हम पोलन ग्रेन को लाते हैं तो ड्यू टू दिस एक्साइन लेयर ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ठीक है, और लंबे समय तक मेंटेन कर सकता है अपनी वायबिलिटी। ठीक है, ओके। अब अगली बात, पोलन ग्रेन की जो इनर लेयर होती है इंटाइन, ये पैक्टिन से बनी होती है, ध्यान रखना। ठीक है, ओके। ये था हमारा सेकंड पॉइंट। पैक्टिन, इंटाइन बनी होती है पैक्टिन से, स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है एक्साइन, और एक्साइन
कंप्लीटली स्पोरोपोलिन से नहीं बनी होती, उसके अंदर कुछ जर्म पोर होते हैं जहां पे स्पोरोपोलिन अब्सेंट होती है, ठीक है, जहां से इंटाइन आगे ग्रो करेगी और पोलन ट्यूब बनाएगी। तो ये भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आओ आगे, नेक्स्ट पॉइंट, जनरेटिव सेल ऑफ पोलन ग्रेन इज स्मॉल एंड फिक्स्ड। बताओ सही है कि गलत है? गाइज अगेन ये लाइन भी गलत है। कहां से गलत है भाई? देखो, पोलन ग्रेन के अंदर दो सेल होती हैं, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल साइज में बड़ी होती है, जनरेटिव सेल साइज में स्मॉल होती है। ये बात तो सही है, स्मॉल होती है साइज में, कौन? जनरेटिव सेल। बट ये फिक्स्ड नहीं होती है, एनटीए के अंदर बहुत बार पूछा गया है। ये फ्लोट करती है। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल फ्लोट करती है, तैरती है, फिक्स्ड नहीं होती है। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। तो यहां से क्या क्लियर हुआ? पोलन ग्रेन में दो सेल हैं, एक वेजिटेटिव सेल जिसका जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज और स्पिंडल शेप का होता है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन है, यहीं से क्वेश्चन उठ के आएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन नंबर 4 क्या है भाई? इन आवर 60% से भी ज्यादा एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन सेड कर जाता है एट 3 सेल स्टेज। बताओ पहले सही या गलत? अब आपको इनमें से जो भी लाइनें गलत लग रही है वो आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि आपके दम का भी तो पता चले, ठीक है, और हम अपना दम यहां दिखा देंगे, ठीक है। बताओ जल्दी से। यहीं पे एक बार और बता दूं मैं आपको, अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते हैं लाइन टू लाइन, तो आपके 360 आउट ऑफ 360 आने के पूरे चांस। मेरा स्कोर रहा था 350 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी। अब आप बताओ, ऐसे किया था मैं। तो ये ध्यान रखना, यहां पे 10 का दम में आ जाता है 120 का दम। क्या 120? गाइस, जब पोलन ग्रेन एंथर से रिलीज होता है तो हम उसे कहते हैं सेड होना, झड़ना, जाना, एंथर से बाहर निकलना, ठीक है। अब जब एंथर से पोलन ग्रेन बाहर निकल रहा होता है तो 3 सेल स्टेज भी हो सकती है और 2 सेल स्टेज में भी वो बाहर निकल सकता है। 2 सेल स्टेज में बाहर निकलता है लगभग 60% एंजियोस्पर्म में। 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन के अंदर जब 2 सेल हो जाती हैं, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल, तो ये सेड कर जाता है, ठीक है। और 40% एंजियोस्पर्म में 3 सेल स्टेज पे, यानी कि जो वेजिटेटिव के बाद जो जनरेटिव सेल होती है जो फ्लोट करती है, वो माइटोटिकली डिवाइड करती है और 2 सेल बना लेती है, 2 मेल गैमिट बना लेती है। तो 2 मेल गैमिट 2 सेल कहलाते हैं। एक मेल गैमिट एक सेल, दूसरा मेल गैमिट दूसरी सेल, और वेजिटेटिव सेल कितनी सेल हो जाती है? 3 सेल, ठीक है। और जब 3 सेल स्टेज होती है पोलन ट्यूब के साथ, उस टाइम पे हम कहते हैं कि जो ये पोलन ग्रेन ना, ये मैच्योर पोलन ग्रेन। मैच्योर मेल गैमेटोफाइट इज when pollen have 3 cell with pollen tube, ठीक है, ध्यान रखना। तो 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में सेड होता है। अब 6 दूनी 12 120। देखो पेपर के टाइम पे आप भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं यार, 40 में था 3 सेल या 60 में था 3 सेल। सिंपल सी कहानी, देखो कैसे याद करोगे, 60 दूनी 120, ठीक है। अच्छा 40% एंजियोस्पर्म में कितने में करता है? 3 सेल स्टेज में। 40 दिए 120, जो तो मल्टीप्लीकेशन क्या आ रही है? सेम। इससे याद रख लेना, रट्टे मारने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज 5th, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक। एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक यानी फीमेल गैमेटोफाइट इज नोन एज व्हाट? एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर एग सेल होगी, ठीक है। इज 7 सेल्ड 7 न्यूक्लियट। यार 7 सेल हैं तो 7 ही न्यूक्लियस होंगे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बहुतों को ऐसा लगता है जिसको जिसने नहीं पढ़ रखा होता। ध्यान रखना ये भी गलत है। कैसे? 7 न्यूक्लियस नहीं होते, 8 न्यूक्लियट होती है। एम्ब्रियो सैक एंजियोस्पर्म में 7 सेल से बना होता है, जो कि 3 सेल होती है एंटीपोडल सेल जो कि फ्लैजेलेंट की तरफ होती है, 3 सेल होती है, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड जो कि माइक्रोपैलेरेंट की तरफ होती है, एक होती है सेंट्रल सेल, ठीक है।
अब ये जो चलाजल एंड की 3 सेल जिन्हें एंटीपोडल कहते हैं, उनके पास 3 न्यूक्लियस, सिनर्जिड 2 और एक एग सेल के पास 3 न्यूक्लियस, 6 न्यूक्लियस हो गए। पर जो ये सेंट्रल सेल पूरी होती है, इसके पास होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई, जिसके कारण सेल तो 7 ही हुई, एक सेंट्रल, 3 एंटीपोडल, 3 माइक्रोपाइलर, ठीक है। और न्यूक्लियस कितने हो गए? 8, 3 3 2, 6 और 2 8। तो ध्यान रखना 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट स्टेज एम्ब्रियो सैक में होती है एंजियोस्पर्म की, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल। और ध्यान रखना जब ये न्यूक्लियस बन रहे होते हैं ना एम्ब्रियो सैक में, केवल एक ही मेगास्पोर से बनते हैं। एक्चुअल में जो फीमेल के अंदर ये एम्ब्रियो सैक बनता है ना एंजियोस्पर्म में, ये मोनोस्पोरिक होता है। 7 सेल केवल एक ही मेगास्पोर से बनती है, इसलिए मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो सैक की, किसके अंदर? एंजियोस्पर्म में। मोनोस्पोरिक, ध्यान रखना ये बात, मोनोस्पोरिक टर्म को नोट कर लेना। नेक्स्ट, नंबर्स इस तरीके से हमारे 5 पॉइंट सोल्व हो जाते हैं। एंड द 6th पॉइंट इज बीटल्स आर डोमिनेटिंग बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट। बताओ सही है कि गलत है? अगेन बीटल्स, गाइज बीटल्स नहीं, बीज, मधुमक्खियां, BWS, बीज आर डोमिनेटिंग, सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा नंबर में पोलिनेशन करती है ना, वो एजेंट है कौन? बीज, नोट बीटल्स। देखो बीटल्स भी पोलिनेशन करते हैं, बट मैक्सिमम नंबर में नहीं, डोमिनेटिंग में नहीं। बीज आर डोमिनेटिंग पोलिनेटिंग एजेंट अमंग बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है, समझ में आया? वाटर और एयर आर एबायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट, ठीक है। अगर कोई एग्जाम्पल आप एबायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट का देना चाहें तो कमेंट करो, ठीक है। तो इस तरीके से 6ठा पॉइंट भी डन। बीज, बीटल्स की जगह क्या आना चाहिए था? बीज, ठीक है। सामने वाला यहां पे एबायोटिक कर देता, निपट गया। अब ऐसे कहते बीज आर डोमिनेटिंग एबायोटिक फैक्टर, नो। और डोमिनेटिंग एबायोटिक फैक्टर में कौन करता है बताओ? विंड, हवा या वाटर, दोनों में से एक ऑप्शन चाहिए, कमेंट कीजिएगा। अगला पॉइंट, एम्ब्रियो डेवलप्स एट द चलाजल एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक। बताओ गाइज, अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट। व्हाई? एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल होती है, एग सेल 1 और 2 सिनर्जिड। जो ये एग सेल होती है ना, ये माइक्रोपाइलर एंड पे होती है, और एग सेल के साथ एक मेल गैमेट जुड़ता है, ठीक है, एक मेल गैमेट जुड़ता है और जायगोट बनती है, और जायगोट बनती है, ठीक है। तो ये माइक्रोपाइलर एंड पे होता है, नोट चलाजल एंड। कहां होता है? माइक्रोपाइलर एंड पे, ठीक है। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर एम्ब्रियो बनेगी, डेवलप्स होगी एट माइक्रोपाइलर एंड। डायरेक्ट एनसीईआरटी से लाइनिंग है गाइस, इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। लो भाई 7 पॉइंट हो गए। आइए 8वां पॉइंट, ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस आफ्टर सिंगेमी। बताओ, बहुत ही जबरदस्त लाइन है, ठीक है। यहां अगर ये लाइन आपको क्लियर हो जाती है ना, तो आप लोग सच में है ना बायोलॉजी एनसीईआरटी से ही पढ़ते हो। सुनो इसके बारे में बात। देखो मैं बात करता हूं एम्ब्रियो सैक की। एम्ब्रियो सैक में एग सेल के साथ एक मेल गैमेट जुड़ा तो बन गई जायगोट। कौन बन गई भाई? जायगोट, ठीक है। 2 पोलर न्यूक्लियाई है, 2 पोलर न्यूक्लियाई, उनके साथ एक मेल गैमेट जुड़ा। पोलन ग्रेन अभी बात की थी, 3 सेल स्टेज में जब होता है तो 2 मेल गैमेट होते हैं। तो ये 2 मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट एग सेल के साथ जुड़ेगा, जायगोट बनाएगा। एक मेल गैमेट सेंट्रल सेल के 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पैन, PEN। और इसी से क्या बनती है फर्दर? एंडोस्पर्म। क्या बनेगी? एंडोस्पर्म। यही खास बात है। क्या? एंजियोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म जायगोट बनने के बाद बनती है। दोबारा सुनो, एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म जायगोट बनने के बाद बनती है, यानी ट्रिपल फ्यूजन जायगोट बनना सिंगेमी के बाद होता है, जब 3 न्यूक्लियाई
सिंगेमी होने के बाद में होता है फ्यूजन तीनों न्यूक्लियाई का, जिसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और सिंगेमी को जब ट्रिपल फ्यूजन से मिला दें तो बनता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो एंजियोस्पर्म की क्या खास बात है, ट्रिपल फ्यूजन जाइगोट के बाद होगा। बट जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म पहले से ही बनी होती है। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म पहले से ही बनी होती है, जाइगोट के बाद, जाइगोट बनने का इंतजार नहीं करती। अब इसका क्या मतलब है गाइस, एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। अब ये आपने किस लिए चाहिए, ताकि जाइगोट से फर्दर एम्ब्रियो बन सके। जाइगोट से फर्दर एम्ब्रियो बन सके, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है एंडोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म में क्या हो रखा है, पहले से ही बनी होती है, तो मान लो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो ये तो एंडोस्पर्म खराब हो गई, कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब ये कहानी हो गई जिम्नोस्पर्म में कि आप लोगों के लिए खाना बना दिया गया पर आपने खाया ही नहीं। बट जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में ऐसा नहीं है। एंजियोस्पर्म में जाइगोट बनेगी, यस खाना बनेगा, जब आप बिल्कुल टेबल पे बैठे होंगे खाने के लिए। अब तो ध्यान रखना, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म पहले से बनी होती है और हैप्लोइड होती है जिम्नोस्पर्म की एंडोस्पर्म, ठीक है। बट एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म जाइगोट के बाद बनती है, बट एम्ब्रियो से पहले बनती है और ट्रिप्लोइड होती है, थरियन होती है। क्या होती है, थरियन के 3 न्यूक्लियस जुड़ते हैं, जाइगोट 2 1 होती है, ठीक है। तो ये थी बहुत ही बढ़िया लाइन, ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस आफ्टर सिंगेमी, सही लाइन थी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हीट, मेज, बार्ले, कास्टर, कोकोनट, पी आर एल्ब्यूमिनस सीड्स। बताओ जल्दी से, सही है कि गलत? भाई साहब एग्जाम्पल तो याद नहीं आ रही, इतने सारे एग्जाम्पल कैसे लिख दिए जरा आपने। हाँ जी, कौन? व्हीट एंडोस, क्या एल्ब्यूमिनस का मतलब क्या है भाई, जिसमें एंडोस्पर्म बची हुई हो, ठीक है। सीड के अंदर जब जाइगोट से फर्दर एम्ब्रियो बन रही होती है तो एंडोस्पर्म यूज होगी, और यही एंडोस्पर्म अगर किसी में बच जाए, ज्यादा बनी हुई हो तो बच जाएगी। एक तो पूरी की पूरी एंडोस्पर्म को खा जाए जाइगोट एम्ब्रियो बनाते हुए, तो वो तो हो जाते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, उनमें एंडोस्पर्म नहीं बची। जिसमें एंडोस्पर्म बच जाए एम्ब्रियो बनने के बाद भी, वो होते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। क्या ये सारे एल्ब्यूमिनस सीड हैं क्या, या इन प्लांट्स के सीड, या इनके अंदर एल्ब्यूमिनस मतलब एंडोस्पर्म बच जाती है क्या? बोलो। व्हीट में बिल्कुल भाई एंडोस्पर्मस, एंडोस्पर्मिक सीड होता है, एल्ब्यूमिनस सीड होता है व्हीट का, मेज का भी, बार्ले का भी, कास्टर का भी, कोकोनट का भी। बट ध्यान रखना, पी मटर के अंदर एंडोस्पर्म नहीं बचती है, ये नॉन एल्ब्यूमिनस सीड है। और कौन? मूंगफली आपने खाई है, ग्राउंड नट सर्दियों में, जब भी ग्राउंड नट को देखो ध्यान रखना ये नॉन एल्ब्यूमिनस है, इसमें एंडोस्पर्म नहीं होती है भाई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, और 10 का दम का लास्ट हमारा 10वां पॉइंट, देखते हैं इसको कौन सही बताएगा। ओल्डेस्ट सीड इज ऑफ डेट पाल्म डिस्कवर्ड एट किंग हेरोड्स पैलेस, महल, महल महल नहीं महल, तो किंग हेरोड्स नाम है उस किंग का, पैलेस महल, नोट प्लेस, महल, नियर डेड सी के पास है, ये बिल्कुल सही बात। बट क्या ये लाइन सही है क्या गाइस? ध्यान रखना, यहां से बहुत प्यारे क्वेश्चन बताता हूं आपको, देखना। ओल्डेस्ट सीड डेट पाल्म का नहीं है, पहली बात। तो किसका है? लुपिनस, लुपाइन, लुपिनस आर्क्टिकस, ल्यूपिनस आर्क्टिकस का सीड 10,000 साल पुराना है, जिसको जो हमें मिला है, ठीक है, फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा से। आर्कटिक टुंड्रा एक जगह है जहां से हमें, एक बायोम एक प्रकार का आर्कटिक, जहां से हमें ल्यूपिनस आर्क्टिकस का सीड मिला, जो कि करीबन करीबन 10,000 साल हो गए डोरमेंट अवस्था में सोए हुए को सीड। और फिर इस सीड को जैसे हमने उगाया भाई साहब, इससे पौधा बन गया, उसने फ्लावरिंग दे दी। 10 साल पहले गया था सोने। कौन? ल्यूपिनस आर्क्टिकस का सीड, लुपाइन कह देते हैं, याद रखना 10,000 साल पहले, ठीक है। तो ओल्डेस्ट सीड किसका है? ल्यूपिनस आर्क्टिकस का। और ये किंग हेरोड पैलेस के पास नहीं मिला है, ये मिला है आर्कटिक टुंड्रा में, और इसने उगाने के बाद इसने फ्लावरिंग दी, ठीक है। तो डेट पाल्म का क्या सीन है?
गाइस डेट पाल्म खजूर, फोइनिक्स डेक्टाइलीफेरा, इसका जो सीड वाइबल रिसेंट रिकॉर्ड में आया है कि डेट पाल्म का एक सीड जो कि जीवित है करीबन करीबन 2000 साल पुराना है। कितने साल पुराना है? 2000 साल ही पुराना है, ओल्डेस्ट नहीं है, रिसेंट सीड है। क्या है? रिसेंट टर्म होती तो रिसेंट वाइबल सीड, जो कि 2000 साल पुराना है, वो डेट पाल्म का है, जिसका बायोलॉजिकल नेम फोइनिक्स डेक्टाइलीफेरा है, पी बड़ा डी छोटा, ठीक है। और ये डिस्कवर हुआ है किंग हेरोड्स पैलेस नियर डेड सी। ये बात सही है, डेट पाल्म डिस्कवर यहां हुआ है, पर ये ओल्डेस्ट नहीं है, ठीक है। ल्यूपिनस आर्कटिकस ओल्डेस्ट है, 10,000 साल पुराना है, फ्लावरिंग इसने दी है फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा जो जगह, ठीक है। और ध्यान रखो, इस 2000 को हम कई बार 3000 दे देता है, कई बार 4000, कई बार 5000 दे देता है ऑप्शन में, बहुत बार ऐसा करता है। तो तुम लोग ध्यान रखो, सिंपल तरीके देखो, डेट जनरली डेट पे जाते हैं, मेल फीमेल दो ही बंदे होते हैं यार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, डन। जिसके साथ डेट हो रही दो ही बंदे होंगे, रेयरली मिलो तो ज्यादा कॉम्बो में डेट हो रही हो, भाई जनरली दो ही होते हैं ना, तो यही याद कर लेना। 2000 साल पुराना। एग्जाम टाइम पे बहुत सारा प्रेशर होता है, भूल जाते हैं, ऐसी टेक्निक लाओ अपने अंदर कि उस टाइम पे भी मैं याद रहे। यही खूबी है बस 10 कदम की, मैं तो ऐसे ही याद रखता। स्कोर देख लो भाई, समझ पा रहे हो? सिंपल। तो फोइनिक्स डेक्टाइलीफेरा 2000 साल पुराना वायबल सीड मिला है किंग हेरोड के पैलेस के पास नियर डेड सी, और ये डेड सी बता देता हूं तुम्हें, इजराइल में है ये लोकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 10 पॉइंट समाप्त हो जाते हैं। होप सो गाइज आपको बायोलॉजी की बहुत सारी बातें जो आपको पता होंगी पर क्लियर कट पता नहीं थी, अब हो गई है। तो इन लाइनों को आप जरूर लिखिए, क्योंकि ये वो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो आपके नीट एग्जाम में, आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, ठीक है। और आप लोग इस तरीके से अगर एनसीईआरटी को अप्रोच करेंगे तो बहुत ही बढ़िया स्कोर आप अपने एग्जाम में कर सकते हैं। तो ये 10 कदम की पहली वीडियो नीट 2024 के लिए स्पेशल थी, और आने वाले नीट एग्जाम्स के लिए भी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।